तो चलिए आज का डीप डाइव शुरू करते हैं। कहानी है खाकी की लौ। कहानी बहुत सीधी है। एक कबाड़ी वाले का 10 साल का बेटा है सोहन। वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता को एक गैंगस्टर के हाथों जिंदा जलते हुए देखता है। और वो गैंगस्टर है गुटका सिंह। हाँ, गुटका सिंह। और पुलिस वो भी उसी से मिली हुई है। बिल्कुल। तो वो लड़का कसम खाता है कि बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है। ये हमें इंडिया के समाज और कानून के पूरे सिस्टम की एक झलक देती है। सही बात है। हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे ये कहानी सिस्टम के अंदर की एक लड़ाई को दिखाती है। मतलब गुंडों के राज और कानून के राज के बीच की लड़ाई। बिल्कुल। और इस कहानी की सबसे मजेदार बात यह है कि ये हमें सीधे जमीनी हकीकत पर ले जाती है। अच्छा। हाँ, कहानी एक गंदी तंग बस्ती से शुरू होती है जहां ये कबाड़ का कारोबार चलता है। अब देखिए, समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो कबाड़ी जैसे लोग वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। मतलब उनके पास कैश तो होता है? कैश होता है, लेकिन कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई पहचान नहीं। और यही बात उन्हें गुटका सिंह जैसे अपराधियों के लिए, आप कह सकती हैं, एक आसान निशाना बना देती है। और गुटका सिंह का वो डायलॉग, हर दुकान, हर घर, हर सांस का टैक्स लगेगा। हाँ वही। सुनने में तो ये किसी भी आम गुंडे की धमकी जैसा लगता तो है, लेकिन ये सिर्फ रंगदारी नहीं है। अपराध शास्त्र में इसे समानांतर प्रशासन कहते हैं। समानांतर प्रशासन? हाँ, मतलब जब सरकार या पुलिस का कंट्रोल एक इलाके से खत्म हो जाता है तो गुंडे अपनी ही सरकार चलाने लगते हैं। वो डर बेचकर पैसा कमाते हैं। अच्छा। कानूनी तौर पर भी ये आईपीसी की धारा 383 यानी जबरन वसूली से कहीं ज्यादा गंभीर है। जब वो कहता है कि गायब कर दूंगा, तो ये धमकी मामले को धारा 386 में ले जाती है। और उसमें सजा सीधे 10 साल तक हो सकती है। तो वो सिर्फ पैसे नहीं मांग रहा, वो पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा रहा है ना? तो वो अपनी एक अलग सरकार चला रहा था। और जब सोहन के पिता असली सरकार यानी पुलिस के पास गए तो वहां भी उन्हें गुटका सिंह का ही आदमी मिला। ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। पूरी तरह से फेलियर है। हाँ, और वो जो इंस्पेक्टर है उसने सिर्फ एक गलती नहीं की, उसने अपराधों की एक पूरी चेन बना दी। जैसे? पहले तो एफआईआर लिखने से मना किया, जो खुद एक आईपीसी 166A के तहत एक जुर्म है। फिर हिरासत में हिंसा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है। और आखिर में सोहन के पिता पर ही झूठा केस डालने की कोशिश। ये तो बहुत ही ज्यादा है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है। असलियत में पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का मामला बिल्कुल ऐसा ही था। उन पर एक कबाड़ी से हर महीने रिश्वत लेने का आरोप लगा था। तो ये फिक्शन असलियत के बहुत करीब है। ये सुनना भी कितना भयानक है। एक बच्चे के सामने उसके पिता को कबाड़ के ढेर के साथ जिंदा जला दिया गया। यहीं से उसका पूरा नजरिया बदल गया होगा। लेकिन यहाँ एक बात हैरान करती है। वो कहता है, मैं कानून को हथियार बनाऊंगा, बदले को नहीं। और यही इस कहानी का नैतिक केंद्र है। मतलब जिस सिस्टम ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो उसी पर भरोसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक विजिलेंटी नहीं बनता। मतलब वो खुद कानून हाथ में लेकर सड़कों पर इंसाफ करने नहीं निकलता। वो सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे अंदर से ठीक करने का रास्ता चुनता है। तो उसका मानना है कि सिस्टम सही है, लोग गलत हैं। हाँ, एक तरह से उसका मानना है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि सिस्टम को चलाने वाले कुछ लोग भ्रष्ट हैं। वो हथियार उठा सकता था, लेकिन उसने कलम और कानून की किताबों को अपना हथियार बनाया। ठीक है, तो वो यूपीएससी पास करके आईपीएस बन गया। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? एक अकेला अफसर पूरे सिंडिकेट को खत्म कर दे? कहानी में ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं लगता है, लेकिन उसकी जो रणनीति है वो बहुत असली है। अच्छा। देखिए, एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर उसके पास उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सीधी शक्ति है। लेकिन उसका असली निशाना वो इंस्पेक्टर नहीं, गुटका सिंह का पूरा साम्राज्य है। तो वो क्या करता है? वो गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल करता है। उसका वो डायलॉग है ना, तेरे जैसे गंदे लोगों को कबाड़ की तरह ही जमा करने आया हूं। हाँ। वो सिर्फ एक पंच लाइन नहीं है, वो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 की तरफ इशारा है, जो अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की शक्ति देती है। मतलब वो सिर्फ गुंडों को जेल नहीं भेज रहा है, वो उनके आर्थिक कमर तोड़ रहा है। और किसी भी संगठित अपराधी के लिए ये सबसे बड़ी सजा होती है। सही बात है। तो ये विश्लेषण हमें दो रास्ते दिखाता है।
एक रास्ता सोहन का है या 12वें फेल वाले मनोज कुमार शर्मा का, जिनका अपना संघर्ष उन्हें गरीबों के प्रति संवेदनशील बनाता है, और दूसरा रास्ता डीआईजी भुल्लर जैसे अधिकारियों का है जो रक्षक की वर्दी पहनकर खुद भक्षक बन जाते हैं। तो इस कहानी का असली सार क्या है, एक लाइन में कहें तो? लोहा भी तपकर ही तलवार बनता है। बिल्कुल। सोहन कबाड़ से लोहा और फिर राज्य की तलवार बन जाता है। ये दिखाता है कि भारतीय व्यवस्था में एक अकेला ईमानदार अधिकारी भी बड़े बदलाव ला सकता है। हाँ, ला तो सकता है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। कहानी तो न्याय मिलने पर खत्म हो जाती है, लेकिन असल दुनिया में ऐसे अधिकारी को राजनीतिक दबाव और वो जो ट्रांसफर उद्योग है उसका सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है, क्या किसी सिस्टम में नायक और खलनायक के बीच का फासला सिर्फ एक व्यक्ति की ईमानदारी पर निर्भर करता है, या फिर उस सिस्टम को ही बड़े बदलाव की जरूरत है?